हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आप सभी जानते हैं हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले प्रश्नों के चर्चा कर रहे हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने काफी सारा सफर तय कर लिया है और अब हम इस सफर के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, है ना। हम इतिहास और कल्चर के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो होगा हमारे पीवाईक्यूज के सफर का। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के 2016 और 2015 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो आइए चर्चा करेंगे बिना किसी देरी के। और इस सीरीज के बाद में इसके बाद में एक वीडियो और आने वाला है 2014 और 13 के क्वेश्चंस का। उसके बाद में हम इस सीरीज को विराम दे देंगे क्योंकि हम मेजर पोर्शन को हमने कवर कर लिया है। हमने इकोनॉमी को कवर कर लिया, हमने पॉलिटी को कवर कर लिया, हमने एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी को कवर कर लिया और हमने हिस्ट्री को भी कवर कर लिया। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज जिस सब्जेक्ट का रहता है, उन सबको हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में फोकस करेंगे बिल्कुल प्रीलिम्स 2023 को, है ना। तो इस वीडियो को देखिए, पहले इसको खत्म करते हैं, फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में और सभी चीजों के बारे में भी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे और प्रॉपर वे में फोकस हो जाएंगे हम प्रीलिम्स 2023 के लिए। आइए पहले डिस्कस करते हैं 2016 का यह क्वेश्चन। हिस्ट्री के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। शब्द दिया हुआ है, देखो शब्दावली से हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एरीपत्ती, तनियूर, घटिका क्या है? एरीपत्ती वह भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के लिए रख के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। यह बात ठीक है। एरीपत्ती ऐसी भूमि जिससे जो भी राजस्व आता था, जो भी रेवेन्यू आता था, उसको ग्राम के जलाशय के लिए, ताकि सिंचाई वगैरह का यूज किया जा सके, इसके संबंध में अलग से उसके राजस्व को यूज किया जाता था। तो एरीपत्ती उसे ही कहते थे। तनियूर चोल काल का एक टर्म है। एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम, बिल्कुल ऐसे ग्राम चोल काल में एक राजस्व इकाई के रूप में जो ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों के समूह को दान में दे दिया जाता था, उस इकाई के अंतर्गत जो चीजें आती थी उसे हम तनियूर कहते हैं। तीसरी बात, घटिका। प्राय मंदिरों के साथ में विद्यालय भी संचालित होते थे घटिका के अंतर्गत। तो ये तीनों ही टर्म्स यहाँ पर ठीक हैं। टर्मिनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जब आप बात करेंगे ऑप्शंस की, तो ऑप्शन गलत है, 1, 2 एंड 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इनमें से कौन ऐसा था जो राजाओं की गाथाओं, वीर गाथाओं को, राज्यों के इतिहास को या इतिवृत्तों को क्या कर लेता था? कंठस्थ कर लेता था, ताकि वो अगली पीढ़ी में भी उन चीजों को आगे पहुंचा सके। तो आपको दो वर्ड मिलते हैं, मगध। मगध कहना ज्यादा ठीक है। एक पेशा होता था मगध और एक होता था सुतज या सुताज। एक पेशा होता था सुताज। तो ये हमारा इनका काम होता था कि राजाओं की जो वीर गाथाएं हैं, जो इतिहास है, उनको कंठस्थ ये कर लिया करते थे, है ना। तो डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों का ही है। तिरुपति कहाँ पर है? नासिक, शिरडी, खजुराहो और बोध गया। और इसको ज्योग्राफी से जोड़ दिया गया है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, विदर्भ, मालवा और तिरुपति। राइट, कहां पर है? अगर आपको इनका स्टेट पता है, आपको इनकी थोड़ी सी लोकेशन पता है, तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये काम आपको करना है। खजुराहो बुंदेलखंड में है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ लोकेशन। और तिरुपति रायलसीमा में, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पर। लेकिन बाकी के तीनों गलत हैं। तो आप पता लगाइए, या मैं आपको दिखाता हूँ कि चीजें कहाँ से किस तरह से है। पहला ऑप्शन था बोध गया। आपको पता है गया कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार वाला एरिया है ये वाला, ठीक है। और उसके सामने दिया हुआ है बघेलखंड। और बघेलखंड कहाँ पर है? बघेलखंड ये यहाँ पर है।
तो क्या बघेलखंड में गया आपको नजर आएगा? एमपी और यूपी का थोड़ा क्षेत्र टच हो रहा है एक दूसरे से, तो बघेलखंड तो यहाँ पर है। गया आपको बिहार में यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा। और दूसरा और पांचवा ठीक है, ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, मध्य प्रदेश और यूपी का वही थोड़ा सा एरिया मिलता है, मतलब में थोड़ा बहुत टच बॉर्डर वगैरह के आसपास ये है, और ये हरित प्रदेश है यहाँ पर। इसके अलावा विदर्भ ये यहाँ पर है। तो नासिक या जो भी पूछा था शिरडी, उसकी लोकेशन आप देखिए। ये रहा रायलसीमा, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। तेलंगाना को तो ये अलग हमने बांट ही दिया है, एक अलग स्टेट बना ही दिया है। रायलसीमा को आप देखिए, तिरुपति यहीं पर आपको मिलेंगे, लेकिन बघेलखंड में गया नहीं है कहीं पर भी, है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जियोग्राफिक लोकेशन भी ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र कहाँ पर हैं। ये पता होगा तो शायद क्वेश्चंस को ज्यादा आसानी से सोल्व कर पाओगे। चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा, तो हमने देखा था कि बोध गया यहाँ पर नहीं है, बघेलखंड में नहीं है, तो इसको हमने गलत कर देना है। बाकी बुंदेलखंड और 2 और 5 ठीक है, तो एक को आप इलिमिनेट कर दोगे, बाकी 2 और 5 यहाँ पर है, तीसरा और चौथा भी आपका गलत है ना। इसको भी आप देखिए लोकेशन और अच्छे से सर्च कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हालांकि टफ क्वेश्चन है और ज्यादातर पूछा नहीं गया यूपीएससी के तरफ से इस तरह का, लेकिन यूपीएससी का एक परंपरा रही है आपको सरप्राइज करने की इस तरह के क्वेश्चन से, तो पूछे जा सकते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन ये कहा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग, ये शंगु नहीं है सॉरी, शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? कौन है? कालिदास का लिखा हुआ ग्रंथ है, मालविकाग्निमित्रम, जो शुंग वंश के सम्राट रहे, कौन? अग्निमित्र, उनकी और मालविका की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में बात ये कर रहा है, शुंग वंश के शासक, है ना। तो आप बताइए शुंग वंश के संस्थापक कौन थे जिनके बेटे हैं अग्निमित्र? तो ये काम आप कमेंट में कीजिए, थोड़ी सी हेल्प आप करें, थोड़ा सा काम मैं करूं, और हम दोनों की डगर पार हो जाती है, यानी हमारा प्रीलिम्स काफी नजदीक होता है। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को सर्च करते हुए पढ़ेंगे तो ठीक है। तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध, सिद्ध तो हम समझ सकते हैं वर्ड ही इस तरह का है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत और तमिल क्षेत्र के सिद्ध, ये जो स्टेटमेंट है इनके बारे में दोनों ही सही है। और संस्कृति का जो पार्ट है हमारा प्राचीन भारत का, वहां से ये क्वेश्चन है, दोनों इसके बारे में ठीक है। हमारा उत्तर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अच्छे या टफ क्वेश्चन की श्रेणी में इन्हें रखा जा सकता है। सम्राट अशोक के राजादेश यानी राज आदेश का सबसे पहले विकूटन यानी उनको डिकोड किसने किया था? तो हम सब जानते हैं कि जेम्स प्रिंसेप, जो ब्रिटेन के पुरातात्विक विज्ञानी थे, पुरातत्ववेत्ता थे, उनके द्वारा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले डिकोड किया गया था। और सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे, राज्य अभिलेख थे, उनके बारे में उनको पढ़ने का सबसे पहला काम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। मुझे लगता है आसान क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन यह है। आगे बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बताइए इसके बारे में हमने कितनी बार डिस्कस किया है बोधिसत्व के बारे में? यह महायान संप्रदाय की एक संकल्पना है, ना कि हीनयान संप्रदाय की। हीनयान तो यह मानता है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा सकता। लेकिन बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट ये है कि एक सिद्ध पुरुष, एक मतलब में
बड़ा धार्मिक पुरुष जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, बोधिसत्व, वह जीवित रहता है किसके लिए? दूसरों को निर्वाण की प्राप्ति करवाने के लिए, और वह स्वयं निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता, पहले दूसरे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है ना। तो बोधिसत्व के बारे में ये तो गलत हो गया, तो पहला और चौथा इसको हमने गलत कर दिया। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये तो वैसे भी सही है, तो बिल्कुल बोधिसत्व एक करुणामय ही तो है। खुद व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंच चुका है कि वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसकी करुणा का स्तर देखिए, वह खुद मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, वह लोगों को पहले मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करता है ना। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, खुद की निर्वाण की प्राप्ति को लेट कर देता है। यही तो बात है, यही तो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 2 और 3 बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैनिज्म और बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। क्या है? अजंता और महाबलीपुरम। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थल, कौन सी बातें इनमें समान है? इनकी बातें बताइए कि समान कौन सी है। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए। इसको आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, सिर्फ सोचेंगे तो भी आप चीजों को कर लेंगे। अजंता लगभग बीसी दूसरी शताब्दी बीसी तक हमें देखने को मिलता है। इसका लगभग 2nd सदी बीसी से, यानी ईसा पूर्व से 5वीं सदी एडी तक इसका विकास हमें देखने को मिलता है। लगभग 700 वर्षों का यह है टाइम पीरियड में अजंता का यह विकास हमें देखने को मिलता है। जबकि जो पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम का निर्माण करवाया गया है वह 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक ही समय काल में, तो मुझे लगता है कॉमन सेंस से इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे, और जब आप इसको एलिमिनेट करते हैं तो 2 ऑप्शन आपके हट जाते हैं। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, ये बात भी आप बता सकते हैं कि दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। महाबलीपुरम एक हिंदू मंदिर है, जबकि अजंता में हमें बौद्ध देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसको भी हमने क्या कर देना है? गलत। तो तीसरा बचा हमारे पास, या फिर हो सकता है कि कोई भी सही नहीं हो। दोनों में शिलाकृत स्मारक है। शिलाकृत का मतलब अब आप समझने लगे होंगे। शिलाकृत का मतलब हो गया कि दोनों चट्टानों को काट कर निर्मित किए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में एक समानता है कि दोनों ही चट्टानों को काट कर इनका निर्माण किया गया है। तो तीसरा हमारा सही हो जाता है, बाकी दोनों हमने गलत कर दिए हैं। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में, आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट बहुत अच्छा शब्द है। अर्घट किसे निरूपित करता है? I mean, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्घट के बारे में हम सुनते हैं मध्यकाल में जब तुर्की आए तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं जिससे कृषि को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जो उन्होंने फारसी चक्र लाया था कुएं से पानी निकालने को लेकर, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर, उसी को कहते थे अर्घट। जो वाटर चक्र की बात होती है ना, वाटर व्हील की, जल चक्र की, अर्घट इसी को कहते हैं। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र की बात जो होती है। तो सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारी को दिए गए भूमि अनुदान, कृषि में बदली गई बंजर भूमि, नहीं इस तरह की चीजें ये नहीं है। बिल्कुल अगर आपको हल्का सा भी ग्लिम्स याद होगा, इस चीज को देखा हुआ, तो आप आराम से सी तक पहुंच जाते हैं। अर्घट है ना, कितना बिल्कुल सटीक उत्तर लगता है कि हाँ सी हमारा सही उत्तर है। अगर आपने एक बार भी पढ़ा हुआ होता है तो आप कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। विजयनगर के शासक कृष्ण देव की कराधान व्यवस्था यानी टैक्सेशन सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता, जब आप बात करते हैं भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। यानी
जिस तरह की भूमि उस तरह का टैक्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लगभग 4 भागों में कृष्णदेवराय के समय में भूमि को बांटा गया था। गीली भूमि, सूखी भूमि, बगीचे जहां पर लगे हुए हैं वो वाली भूमि, और जंगली भूमि जहां पर जंगल है। तो इस तरह से 4 तरह से भूमि को बांटा गया था, और भूमि के अनुसार ही टैक्सेशन सिस्टम वहां का होता था। बिल्कुल सही बात है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है। जो प्राइवेट कारखाने होते थे, निजी लोगों के जो कारखाने होते थे, उन्हें एक कर देना होता था। तो दोनों ठीक है। और आप देखेंगे 2022 से अब तक हम आए हैं, तो विजयनगर साम्राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी संस्कृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स में आपके एग्जाम के लिए। तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए दोस्तों। अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं, राइट। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन होते थे? कृषक होते थे, योद्धा, बुनकर या व्यापारी? तो आप देखेंगे बंजारे, अगर हम भारतीय इतिहास में देखें मध्यकाल में विशेष तौर पर, तो बंजारे जो ट्रांसपोर्ट होता था ना, सामान एक जगह से दूसरी जगह, ये वाला काम करते थे। सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे, और उस सामान में ज्यादातर अनाज होते थे, खाने पीने का सामान, नमक वगैरह, मसाले, इस तरह की चीजों का ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट करते थे। तो एक तरह से व्यापारी वर्ग के अंतर्गत इनको रखा जाता है। डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1907 का सूरत विभाजन, हम सभी को पता है, गरम दल और नरम दल की विचारधाराएं मैच नहीं कर रही थी, दोनों में क्लेश हुआ और कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, राइट। तो लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश, बताइए 1907 में कहाँ हुआ था? 1909 से ये चीज शुरू हुई थी। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ये जो नरम दल कहता था कि है ना, प्रार्थना पत्र वाली राजनीति, चरम दल कहता था कि नहीं, ये बात नहीं जमेगी। तो यही तो था मेन मुख्य। बाकी मुस्लिम लीग की स्थापना से हमें क्या डर था? हाँ, एक तो ये था कि 1906 में वह स्थापना हुई मुस्लिम लीग की, लेकिन इसकी वजह से नहीं हुआ था, क्लेश इसकी वजह से नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में नहीं, इस तरह की भी बात नहीं थी। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात किया था क्या क्रिप्स मिशन ने? नहीं। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित, देखो माउंटबेटन से पहले लगभग सभी ने मना किया था कि भारत को 2 भागों में विभाजित करना चाहिए, फिर माउंटबेटन ने लास्ट में मान लिया था कि चलो कर दो, है ना। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, इस तरह की शर्त नहीं रखी थी। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, ये बात कही थी। लेकिन हमने इसे स्वीकार नहीं किया था, और हमने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया था? कमेंट करके बताइए। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग और साइमन कमीशन की भारत यात्रा। पहली बार जब बंगाल विभाजन हुआ तो हमारा आंदोलन ही कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन, और उसी में हमने चीजों को अपनाया था, बहिष्कार करना या स्वदेशी को अपनाना, इस तरह की बातों को हमने वहीं पर अपनाया था। तो पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, बिहार में आदिवासियों को संगठित किया था क्या? अगर आप बात करते हैं सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा जिसे शुरू किया गया था,
तो बिहार में आदिवासियों के उन्नयन के लिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और जो अछूत या कथित तौर पर अस्पृश्य जिन्हें हम कहते हैं, उन निचली जातियों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए एक लड़ाई थी, एक आंदोलन था सत्यशोधक समाज। ठीक है, लगभग 1873 में शुरू किया गया था, सितंबर 1873 में ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। तो ये जो है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, जातियों के जो कथित तौर पर जिन्हें निचली जातियां कही जाती थी, अछूत माना जाता था, उनको उत्थान को लेकर, उनके सामाजिक उत्थान को लेकर, उनके अधिकारों की प्राप्ति को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था। राइट, तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो हम सभी जानते हैं भारत का जब हम संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या उसका जो प्रस्ताव जो रहा था उसके बारे में हमें देखने को चीजें मिलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसके या किनकी स्थापना से है? तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की जब आप बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ना कि केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, बाकी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। तो ये दो ठीक है, पहला गलत है, तो पहला गलत है तो हमने इसको गलत कर देना है। बी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ये क्वेश्चंस थे हमारे 2016 के। अब हम बात करेंगे 2015 के क्वेश्चंस की। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2014 का है, लेकिन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, देख लेंगे हम। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल या मगध? तो आप बताइए। अवंती और गांधार से बुद्ध का, देखिए मैं आपको सीधे से बात बताऊं, अवंती और गांधार से कोई कनेक्शन नहीं था। कौशल और मगध, कौशल का जो कौशल में जो लुम्बिनी है, आपको पता होना चाहिए लुम्बिनी में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म होता है और लुम्बिनी कौशल राज्य का हिस्सा है। वहीं पर जब आप उनके महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ, और कुशीनारा कहाँ का हिस्सा है? मगध राज्य का हिस्सा है। तो 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट हैं। बाकी अवंती से कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस तरह से नहीं है, जीवन से, बुद्ध के जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और गांधार भी जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका हमारा है, वर्तमान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, वहां पर भी बुद्ध कभी गए नहीं, है ना, तो इससे भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनता है। बाकी तीसरा और चौथा हमारा सही उत्तर है, तो डी हम इसमें बिल्कुल करेक्ट मानते हैं। राइट, इनमें से किसने कृष्ण नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? यह स्टेटमेंट है एक। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी, बात हो रही है तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, की स्थापना की गई और एक नए साम्राज्य का उदय होता है, विजयनगर साम्राज्य का। राइट, तो किसने की थी? हरिहर प्रथम के द्वारा यह स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य, जब हमने इसको डिकोड कर लिया कि विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, तो आंसर हमारा ज्यादा दूर नहीं होता है ना, तो इसके बारे में ध्यान रखिए आप। भारत के कला और पुरातात्विक, यहाँ पर आप सही करेंगे, कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत
स्मारक या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा यह क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे इसका जो आंसर है वह है धौली में जो स्थित है शैलकृत हाथी, शिला को काट कर हाथी का जो निर्माण किया गया है वह है। और यह लगभग अशोक के समय काल के दौरान, मौर्य काल का यह माना जाता है, लगभग 250 बीसी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। फिर अगर आप बात करेंगे लिंगराज मंदिर की, तो आप देखते हैं लिंगराज मंदिर काफी लेट, लगभग 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है ना। महाबलीपुरम की भी आप बात करेंगे तो 7वीं 8वीं सदी में पल्लव शासन के दौरान इसका निर्माण हुआ, हमने पहले भी बात की है। तो इसका जो आंसर आता है आपके लिए। और वराह मूर्ति की जब आप बात करते हैं तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इसका वराह मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। लेकिन सबसे पुराना आप बात करेंगे मौर्य काल की, मौर्य काल में लगभग अशोक के काल में इसका निर्माण हुआ था, है ना, धौली स्थित शैलकृत हाथी का। तो दूसरा हमारा सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र, मध्य भारत, जम्मू मालाबार, चंपक, दुर्गर और कुलूत। तो देखिए में से कौन सा सही सुमेलित है। ये टफ क्वेश्चन कहा जा सकता है। ये जो 3 राज्य आपको दिए हुए हैं या 3 क्षेत्र आपको दिए हुए, ये उत्तर के पहाड़ी राज्य हैं। मध्यकाल में भारत के उत्तर क्षेत्र के उत्तर के पहाड़ी राज्य। तो जब अगर आपको इतनी बात पता है कि उत्तर के पहाड़ी राज्य हैं, तो मध्य भारत में कहां से होगा, और मालाबार तट को तो आप गलत कर ही दोगे। तो अगर इसके उत्तर की मैं बात करूं तो जम्मू में दुर्गर क्षेत्र है, केवल दूसरा हमारा सही उत्तर है। चंपक, चंबा, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, और कुल्लू 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 है ना, उस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों राज्य या दोनों जगह हैं। तो हमारा आंसर इसमें होगा केवल बी। थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसे कहा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई कब। ये पूछ रहा है कि बाबर के आने के फलस्वरूप भारत में क्या क्या शुरू हुआ। तो इसके बारे में जब आप बात करते हैं, बारूद की जब आप बात करते हैं, तो बारूद की शुरुआत मानी जाती है बहमनी एवं विजयनगर के बीच में युद्ध हुआ था लगभग 1367 ईस्वी में, है ना, 1367 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम बारूद का उपयोग यहाँ से माना जाता है, और यूपीएससी ने भी इसे गलत माना है, तो ये गलत है। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। क्या बाबर के आने के बाद में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी? ये तो हम दिल्ली सल्तनत के पूरे काल में देखते हैं, ग्रेजुअली विकास देखते हैं इसका। तो बाबर तो बहुत बाद में आया था, है ना। दिल्ली सल्तनत में हमें गुंबद और मेहराब देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी बात गलत हो गई। और बाबर ने एक नया राजवंश स्थापित किया था, तैमूरी राजवंश, यह बात ठीक है। तो केवल तीसरा हमारा इसका सही आंसर होगा। पहला और दूसरा हमने गलत कर दिया है। आगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। सामंती व्यवस्था, ठीक है, पूर्व औद्योगिक काल जो है, सॉरी, पूर्व मध्यकाल की जब हम बात करते हैं, मध्यकाल से थोड़ा सा पहले, है ना, उस काल की जब आप बात करते हैं, तो लगभग 750 के बाद में, 750 ईस्वी से 1200 तक अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। अगर आपको सामंतवाद का कॉन्सेप्ट पता है ना, सामंतवाद में जो केंद्रीय सत्ता होती है वह कमजोर होती है, और उसके अधीन जो सामंत होते हैं उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, वह ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाते हैं सामंतवाद के अंतर्गत। तो आप इसको गलत कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। और जब पहला गलत है तो 2 ऑप्शन आपके हट जाते हैं। अब तीसरा तो आपको ठीक ही लग रहा है कि तीसरा ठीक है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच में स्वामी और दास का संबंध होता है, होता तो स्वामी और दास का है, क्योंकि जो सामंत है वो एक तरह से उसकी अधीनता स्वीकार करता है केंद्रीय शक्ति की। लेकिन ओवर द टाइम के साथ में सामंत की शक्ति बढ़ जाती है और केंद्रीय सत्ता
बिल्कुल एक नाम मात्र की सत्ता के तौर पर हमें दिखने लगती है ना। लेकिन तो ये बात तो ठीक है। और भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय होता है, ये बात भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है, बाकी पहला आपने गलत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्थापना होती है, ठीक है। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। देखिए ये थोड़े से अगर कहा जाए तो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये बहिष्कार जैसी बात की जगह हिंसक विद्रोह जैसी बात में ज्यादा विश्वास करते थे। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जब हम बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हिंसक प्रवृत्ति को ये ज्यादा देखने को हमें मिलती थी। तो ये बात गलत है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहते थे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हिंसक क्रांति के तौर पर ही ये करना चाहें, लेकिन इनको लगता था कि सभी को, मतलब में सर्वहारा की जगह सभी का एक सभी का मात्रा हो सामाजिक विकास में। समाजवाद की धारा से ये मोटिवेटेड थे, अभिप्रेरित थे। तो ये हालांकि ऐसा नहीं चाहते थे कि सिर्फ सर्वहारा वर्ग की क्रांति हो वहां पर, ये सभी को संतुलन के साथ में बनाए रखना चाहते थे। तो ये भी बात ठीक नहीं है कि सर्वहारा का अधिनायक हो वहां पर। इससे अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। नहीं, ये भी बात ठीक नहीं इसने, है ना। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी बात इन्होंने नहीं की थी। तो सही पूछ रहा है, सही तो कोई भी नहीं है, डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच की शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। 1919 को आप देखिए, जब हम द्वैध शासन की बात करना शुरू करते हैं, है ना, केंद्र और प्रांतों की अधिकारिता को लेकर, तो ये बात ठीक है। बी हमारा ठीक बिल्कुल उत्तर है। 9, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया, तो तंजौर के तट पर कौन था जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो सी राजगोपालाचारी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो इसे तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बात ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। लेकिन सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, है ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि एनी बेसेंट तो आयरलैंड से थी, भारतीय नहीं थी। और सरोजिनी नायडू थी, इन्होंने 1925 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की। तो पहला हमने गलत कर देना है, दूसरा हमारा ठीक है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कैबिनेट मिशन की बात होगी। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, और इसने आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, है ना, आईसीएस अधिक और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो इस तरह के कोई उपबंध नहीं थे। हाँ, इसने संघीय सरकार को लेकर बात जरूर कही थी। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पर पहला ओनली वन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संघीय सरकार को लेकर देखिए, ये कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, ये सब आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता है, हमने देखा है कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में, रोलेट सत्याग्रह 1919, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ है, रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। बिल्कुल, सेडिशन कमेटी राजद्रोह को लेकर नो अपील वगैरह वाला जो था, ना दलील ना अपील, है ना, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लेकर आई थी अंग्रेज सरकार। तो रोलेट अधिनियम उसी पर आधारित था, सेडिशन कमेटी पर।
रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही। 1916 से जो होम रूल लीग शुरू हुआ था, एनी बेसेंट ने भी किया था, फिर बाल गंगाधर तिलक भी साथ में थे, अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दोनों ने किया। तो गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह में ये जो होम रूल लीग के अंतर्गत जो आंदोलन उठा हुआ था भारत में, उसका प्रयोग करने का प्रयास किया था, सही बात है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो ये बात तो ठीक नहीं है। साइमन कमीशन तो 1927-28 की बात है, और इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुए और रोलेट सत्याग्रह हमने बात की कि असहयोग आंदोलन से भी पहले की बात है, 1919 के लगभग ये बात हमें देखने को मिलती है। तो ये तो गलत है, तीसरा हमने गलत कर देना है, पहला दूसरा हमारा ठीक है। 12वें में हमारा उत्तर 1 और 2 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। तो ये तीनों ही आर्थिक आलोचक रहे उपनिवेशिक भारत में, और इन्होंने अंग्रेजों की जो वेल्थ की निकासी को लेकर, धन की निकासी को लेकर जो कॉन्सेप्ट था दादा भाई नौरोजी ने दिया, और इसी तरह की बातें, जो आर्थिक शोषण हमारा हुआ था, तो आर सी दत्त ने और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी की। तो ये सभी हमारे क्या थे, आर्थिक आलोचक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये डिस्कशन हमारा था आज का, और आज हमने बात की है 2016 और 2015 के क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो आपको अगले दिन कल मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें हम 2013 तक कंप्लीट कर लेंगे हिस्ट्री के इस डिस्कशन को। उसके बाद में हम फोकस्ड हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, प्रीलिम्स 2023 को लेकर। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।